प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, निर्णय बैच में आज जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके परीक्षा को ध्यान में अगर रखें तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत आसान और बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिना वक्त गंवाए और एक एक करके हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस से हुई। किससे हुई? ग्लाइकोस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। किसकी? ग्लाइकोलिसिस की। ये आपके लिए आ गई पहली पॉइंट कि ग्लाइकोस शब्द से किसकी उत्पत्ति होती है? ग्लाइकोलिसिस की। और ग्लाइकोस शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शर्करा यानी मीठा पदार्थ, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना यानी मीठे पदार्थ का टूटना। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का अर्थ हो गया कि मीठे पदार्थ का टूटना, यानी मीठा पदार्थ क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। तो यहाँ देखिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बडेन। कौन कौन है? गुस्ताव। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर तो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दी गई है किसके द्वारा? गुस्ताव इम्बडेन के द्वारा पहला है, आटो मेयर हाफ के द्वारा दूसरे हैं, तथा जे पारानास के द्वारा ये तीसरे हैं। तीन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा मिल करके यह दिया गया। गुस्ताव इम्बडेन, आटो मेयर हाफ और उसके बाद जे पारानास के द्वारा यह दिया गया, तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे या ईएमपी पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं। अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया, कह रहा अनाक्सी जीव जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता वहां पे देखिए अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता। हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह किसी जीवों में, सभी जीवों में मिलता है। कह रहा ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और सभी जीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में बदल जाता है। कह रहा जो ग्लूकोज है ये आंशिक ऑक्सीकरण होगा और आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होकर के दो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। पादप में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अपक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। यह संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम, किस एंजाइम की सहायता से? देखिए सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा सुक्रोज जो है इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से सुक्रोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसेक्राइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश करते हैं। दोनों मोनोसेक्राइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश करते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम द्वारा फास्फोकृत होकर के, कह रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फोकृत होकर के ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोरीकृत होकर के या फास्फोरीकृत होकर के समायवीकरण यानी जिसे आप आइसोमेरिज्म कहते हैं के द्वारा, आइसोमेरिज्म के द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम में समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों को यहाँ पे दर्शाया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विभिन्न चरण है इसको अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एक एक करके, ठीक है, दर्शाया गया है। ग्लाइकोलिसिस की एक सेकेंड ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के 10 श्रृंखलाबद्ध, कितने? 10, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध अपक्रियाओं के विभिन्न एंजाइमों द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी उपयोग अथवा संश्लेषण में होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। एटीपी 2 चरणों में खर्च होती है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जबकि ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है और दूसरे चरण में जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1,6 बिस फास्फेट में परिवर्तित होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट टूट करके डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट या 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी पीजीए, कह रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट टूट करके डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट तथा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीए बनाता है।
जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीए का एक या तीन बाई फास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है तो एनडीए तथा एनएडीएच प्लस का निर्माण हो जाता है पीजीए यल। ठीक है, पीजीएल यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड को दो समान उपापचय यानी रिडॉक्स अपक्रिया, अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं होती हैं तो उसे रिडॉक्शन अपक्रिया कहते हैं। तो अपचय और उपचय दोनों क्रियाओं दो हाइड्रोजन अणु के द्वारा पृथक हो जाते हैं और एनएडी के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। पीजेएल ऑक्सीकृत होकर के अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर के बीपीजीए का निर्माण हो जाता है। डीपीजीए का 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में होता है। पीईपी का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान ही एटीपी का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु में कितने एटीपी अणुओं का प्रत्यक्ष लाभ होता है, कितने अणुओं का प्रत्यक्ष लाभ होता है, ये आपको बताना है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है, यह कोश की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन तथा ऑक्सीसांस है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एक कोश की यूकैरियोटिक में किण्वन अनाक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं और इस क्रिया को अगर आप समझ गए तो आपका पूरा कार्यक्रम तैयार है। यानी 10 स्टेप है और इसको आपको रटना है। ठीक है, पढ़ना नहीं है, समझना तो है ही है लेकिन रटना है, यानी याद रहे किस स्टेप पे क्या है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, आप सब जानते हैं C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। तो ये जो ग्लूकोज है हमारा, इस ग्लूकोज को हम लोग क्या काम करने वाले, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और यहाँ से एक एटीपी एनर्जी का नुकसान हो जाता है, यानी एक एटीपी एनर्जी खर्च हो जाती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यह प्रक्रिया आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखना। तो आइसोमेरिज्म प्रक्रिया में ग्लूकोज का फ्रक्टोज हो गया और बाकी सारी चीज़ें एक है, कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या एक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट या बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो एटीपी एनर्जी का फिर यहाँ पे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्राइओज फास्फेट में, जिसे हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं या इसी को डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं, ट्राइओज फास्फेट तो बनेंगे लेकिन दोनों कार्बन में मात्रा अलग अलग होने के कारण इनके दो नाम हो जाते हैं। एक हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा हो जाता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का जो फेट है भविष्य से यहाँ से एक एनर्जी निकलती है और ये 2 ट्राइओज फास्फेट या 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल जब कन्वर्ट होता किसमें, फास्फोग्लिस अम्ल में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 ट्राइओज फास्फेट में या फास्फोग्लिक अम्ल में। तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। 2 यानी 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बन जाते हैं और यहाँ से लॉस होता है पानी का नुकसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में फास्फोएनल पायरुवेट यानी पीईपी का निर्माण होता है और यही पीईपी लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आप कहेंगे पायरुविक अम्ल में। अब यह पायरुविक अम्ल के 3 भविष्य हैं। यहाँ से ये अनाक्सी शोषण कर सकता है, अनाक्सी शोषण मांसपेशियों में कर सकता है, ऑक्सी शोषण कर सकता है। अगर ऑक्सी शोषण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और किसका निर्माण करता है, जल्दी बता दिए, एनर्जी का। अनाक्सी शोषण करता है तो इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का निर्माण करता है। अनाक्सी शोषण अगर मसल्स में करेगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द होती है। तो ये इसका भविष्य है और इसके भविष्य का जो अगला पड़ाव हमारा यानी अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वह वीडियो आपका किस पे आने वाला है,
तो आप कहेंगे कि अगला वीडियो जो हमारा आने वाला वह वीडियो आपका आने वाला किण्वन पे, ठीक है। जो इसका अगला पड़ाव होगा, तो किण्वन और अगले ही वीडियो में हम लोग किसके साथ पढ़ने वाले हैं, किण्वन और ऑक्सी शोषण यानी सांस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक चक्र पढ़ेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र यानी TCA चक्र भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।